तो 12 जुलाई 2022 के आपके करंट अफेयर, सबसे पहला करंट अफेयर है आरबीआई मूव टू सेटल ट्रेड इन रूपी। देखो ये करंट अफेयर क्या है कि जैसे आपके रशिया जैसे देशों के ऊपर इस टाइम सैंक्शन लग गई हैं, इन सैंक्शन लगने के कारण क्या हुआ है, दुनिया भर का जो पेमेंट सिस्टम है ना, जिससे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्चुअली पेमेंट सेटल होती हैं, उसके लिए आपके सारे दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एक साथ मिलके एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है जिसे हम कहते हैं स्विफ्ट। ये स्विफ्ट सिस्टम क्या करता है, अगर आप एक देश से जैसे दूसरे देश पैसा भेज रहे हो, अल्टीमेटली एक देश से दूसरे देश पैसा भेजने का मतलब होता है कि तुम एक बैंक से दूसरे बैंक पैसा भेज रहे हो। अब टू बैंक पैसा भेजना है तो पैसा देश छोड़ के नहीं जाता, अल्टीमेटली सारा का सारा पैसा नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये सिर्फ एक मैसेज जाना होता है कि ये पैसा यहां से यहां भेज दिया जाए, इस और वो मैसेज कोडेड होगा कि इतना पैसा इस पर्सन ने इस पर्सन को भेजा है। ये सबसे दुनिया में जो सिक्योर सिस्टम है जिसपे ये काम करता है, उस सिस्टम को कहते हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट सिस्टम इस तरीके से बनाया हुआ है, इसने बहुत सारे बैंक फ्रॉड्स भी बचा लिए हैं, ठीक है, और ये बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो कई फ्रॉड के तौर पे करने की कोशिश कर रहे होते हैं लोग आपके अकाउंट से पैसा निकालने के इंटरनेशनली, उन सारे ट्रांजैक्शंस को ये रोकने में बहुत बड़ी हेल्प कर देता है। इसके अलावा ये हैकिंग प्रूफ बनाया हुआ है क्योंकि इसके अंदर लगातार सारे दुनिया के बैंक्स मिलकर इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि जितना ये सिक्योर होगा उतना ही तो लोगों का पैसा सिक्योर होगा। तो इस सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विफ्ट सिस्टम यहाँ नहीं, आगे एक्सप्लेन किया हुआ, कोई बात नहीं। कोड मतलब स्विफ्ट कोड की बात कर रहे हो, या आपकी एक और करंट अफेयर भी है यहाँ पे, तो भी मैं उसके साथ यहाँ पे स्विफ्ट कोड के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्विफ्ट कोड के बारे आपके अलग से भी एक करंट अफेयर, मतलब एक दो करंट अफेयर है इसी के बारे। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन यहाँ पे आपके स्विफ्ट सिस्टम को समझाया हुआ है। तो जो स्विफ्ट सिस्टम होता है 1973 में जैसे शुरू हुआ था ये फैक्ट, इसके बाद यहाँ पे या तो 8 डिजिट करेक्टर कोड होता है या 11 करेक्टर कोड होता है, डिपेंड करेगा बैंक के ऊपर और देश के ऊपर। तो 8 करेक्टर और 11 करेक्टर में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। दुनिया में 11,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन इसके मेंबर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं और लगातार इस सिस्टम को सिक्योर बनाते हैं। स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो एक तरह से बस मैसेज कम्युनिकेशन है, ठीक है। एक बैंक से दूसरे बैंक मैसेज आता है कि पैसा ट्रांसफर कर दो, पर हर इंस्टीट्यूशन का अपना खुद का यूनिक कोड है, उसमें कंट्री, सिटी, ब्रांच, हर चीज पता चल जाती है कि कौन सा बैंक किस बैंक को भेज रहा है, ठीक है, एक स्विफ्ट कोड से दूसरे में। तो इस तरीके से आपके पैसे ट्रांसफर होते होते हैं। तो पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी है ना, सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर रशिया को ना ये स्विफ्ट सिस्टम से भी निकाल दिया, ठीक है। तो रशिया इस टाइम स्विफ्ट सिस्टम नहीं यूज कर पा रहा, जिसके कारण रशिया को एक तो पेमेंट रिसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा अपनी सामान बेचने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हमने इंडिया ने क्या किया है, आरबीआई ने इससे बचने के लिए और वेस्टर्न सैंक्शन से बचने के लिए हमने रूपी सेटलमेंट सिस्टम ही शुरू करने का सोचा है। रूपी सेटलमेंट सिस्टम का मतलब होगा कि हम अब इंटरनेशनल ट्रेड रशिया के साथ डॉलर में नहीं करेंगे, पाउंड में नहीं करेंगे, हम रूपी में ट्रेड कर लेंगे। इसका मतलब ये है क्योंकि देखो रशिया भी हमसे बहुत सारा सामान खरीदता है और हम भी रशिया से बहुत सारा सामान खरीदते हैं। हम रशिया को बोलेंगे हम जो भी आपसे सामान खरीद रहे हैं आपका उतना रुपी में बैलेंस शो कर देंगे, हम आप उतने बैलेंस का सामान इंडिया से खरीद लेना। इस तरीके से हमें डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डॉलर में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो स्विफ्ट सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा नहीं है कि बैंक्स या आपके ट्रेडर्स खुद ये कर सकते थे, ये आरबीआई की परमिशन लगती है, ठीक है। इंडिया में एक एक्ट एग्जिस्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट ने सिर्फ नेपाल और भूटान के लिए ये प्रोविजन रखा हुआ था कि नेपाल और भूटान रुपी में ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ, बाकी सारे देशों के साथ
हम सिर्फ उन्हीं करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं जो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया या पाउंड हो गया। किसी भी और ट्रेडर को अलाउड नहीं है, किसी भी बैंक को अलाउड नहीं है ऐसे रुपी को डायरेक्टली एक्सेप्ट करना उसके लिए। पर क्योंकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, इस कारण इन सैंक्शंस को ओवरकम करने के लिए हम डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर रहे, क्योंकि अमेरिका ने डॉलर ट्रेडिंग के ऊपर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाई है, तो हम रुपी के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि हम रुपी के अंदर सेटलमेंट करेंगे। देखो इससे इंडिया को दो फायदे हैं। एक तो रुपी के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो क्योंकि रुपी हमारा है तो प्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहेगी कि रुपी कंट्रोल कितना हो रहा है, उसका प्राइस कहाँ जा रहा है, हमारी सरकार कंट्रोल कर सकती है। दूसरी चीज, रुपी को जब हम करेंगे तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है कि किसी भी कंट्री को अगर ट्रेड करना पड़ता है ना, उन्हें अपने रिजर्व में ये डॉलर, येन, पाउंड ये रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम छाप सकते हो, तुम्हारा देश कहीं से कमाएगा इन चीजों को, तभी तो चीजें खरीद पाएगा कहीं और से। जैसे श्रीलंका की बुरी हालत क्यों हुई पड़ी है, श्रीलंका के पास यही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही तो खत्म हो गए हैं। अब अगर उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है तो वो तेल नहीं खरीद पा रहे, खाना नहीं खरीद पा रहे, तभी देश के अंदर इतने बुरे हाल हुए पड़े। तो अगर हम रुपी के अंदर ही ट्रेड करते हैं, हमें इनके रिजर्व्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम रुपी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो रुपी तो हमारे पास आराम से अवेलेबल है, इस कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये फैसिलिटी पर हम सारे देशों के लिए ओपन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जिन देशों के ऊपर सैंक्शन लगे हैं, जैसे कि एक ईरान को नहीं यूज करने दिया जा रहा और एक रशिया को नहीं यूज करने दिया जा रहा। सैंक्शन उम्मीद देश लगाते हैं, हम भी जैसे किसी भी देश के ऊपर सैंक्शन लगा दें। अमेरिका ने अपने करेंसी को यूज करने के ऊपर ईरान और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो सैंक्शन हर देश या यूनाइटेड नेशन अपनी मर्जी से लगा सकता है। अगर यूनाइटेड नेशन ने लगा दिया फिर तो सारी दुनिया को मानना पड़ेगा, पर रशिया की इतनी पावर है कि उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन तो नहीं लगा पाएगा, सारी दुनिया के अंदर नहीं लगेगा। तो बस जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो अमेरिका और अमेरिका को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं, उन्होंने सैंक्शन लगा दी है। ठीक है, तो ईरान के ऊपर भी लगी हुई है और रशिया के ऊपर भी लगी हैं, इन दोनों के साथ हम ट्रेड करते हैं। इस कारण हमने रुपी के ऊपर फैसला किया कि हम इनके लिए रुपी के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, पर बैंक को पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से कि अगर उनका कोई बैंक अकाउंट इस चीज में ट्रेड करना चाहता है। देखो इसके अंदर क्या होगा, बैंक टू बैंक आपके एक लिंक बिठाया जाता है। देखो अगर वहां से कोई इंपोर्ट कर रहा है सामान रशिया के अंदर और हमारे यहाँ से कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, या वाइस वर्सा इंडिया इंपोर्ट कर रहा है और वहां से कोई एक्सपोर्ट भेज रहा है, तो उसे अल्टीमेटली पैसे तो देने हैं ना। तो होता क्या है, दो बैंक्स आपके ए और बी, दो बैंक लगा लो, ये दोनों बैंक ना आपस में एक समझौता कर लेते हैं कि मैं फ्रेश शीट पे समझाता हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेसअप हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बड़ा नाम दे दो, XYZ, ये एक बैंक है इंडिया के अंदर। जो पर्सन ट्रेड कर रहा है, जो इंडिया के अंदर सामान अपना बेच रहा है, एक रशियन पर्सन है या रशियन कंपनी है ABC, ठीक है, वो अपना सामान इंडिया के अंदर बेच रही है। ABC का ओरिजिनली बैंक अकाउंट एग्जिस्ट करता था रशिया के अपने अंदर, उस बैंक का नाम लगा लो DEF। ये बैंक है एक, ये कंपनी है। तो ABC अपने बैंक को बोलेगी कि हम इंडिया का ये रूपी वाला सिस्टम करना चाहते हैं। उनका बैंक, ये भी एक बैंक है, उनका बैंक हमारे बैंक को कांटेक्ट करेगा, ये आपस में खुद रिश्ते बना लेते हैं, रिलेशंस बना लेते हैं, और ये यहाँ पे ओपन कर देंगे इंडिया के अंदर, इस कंपनी के लिए ओपन कर देंगे एक वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है इस बैंक का अपना एक अकाउंट। ये अपने आप में देखो बैंक है, एक बैंक ने दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, जस्ट सो दैट कि वो इस कंट्री से अपनी पेमेंट इस बैंक अकाउंट में ले ले, और उसके बाद उसके कस्टमर्स ने कुछ भी खरीदना है, बेचना है, वो इस अकाउंट को यूज करके अपने पैसे
यहाँ तो अपने खाते से यहाँ पे इसे पे कर देगा, इंडिया में उसका कोई और कस्टमर भी है वो उसे भी देता रहेगा। तो बैंक्स कई बार क्या करते हैं, अपना खुद का खाता किसी और बैंक में भी खुलवा लेते हैं, किसी और देश के बैंक के अंदर, ताकि अगर कोई भी उन्हें काम करना है उस देश के अंदर, आराम से उनका काम उस बैंक अकाउंट से हो सके। लेट्स सपोज इंडिया के अंदर जैसे एग्जांपल लगाते हैं, इंडिया के अंदर HDFC है, HDFC ने अपना खाता अमेरिका के HSBC में खोल दिया। अब अमेरिका के अंदर कोई भी HDFC या HDFC के किसी भी जो कस्टमर HDFC का, अगर उसे कोई भी काम होगा, HDFC साथ के साथ उसका अमेरिका में काम करवा देगा, क्योंकि वो क्या कहेंगे कि अमेरिका के अंदर वो अपने अकाउंट को ऑपरेट करेंगे और उन्हें जहां पे भी ट्रांजैक्शन करनी है वो कर देंगे। तो बहुत स्मूथली, बिना अपने देश से दूसरे देश कोई अलग से ऑर्डर भेजे, उसी देश के अंदर जो अकाउंट है उसे ऑपरेट करके भी काम कर लेते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स को वॉस्ट्रो अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, जैसे आपका एक स्पेनिश लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक US बैंक को कांटेक्ट करती है कि हम अपना लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आपके बैंक में रखना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसे अकाउंट को, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने आप में एक फाइनेंशियल कंपनी है, उसके पास लोगों की सेविंग पड़ी हुई है, मतलब लोगों का डिपॉजिट पड़ा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस का, उसने एक अमेरिकन बैंक के अंदर अपना डिपॉजिट रख दिया, तो उसे कहेंगे कि अमेरिकन बैंक जो हो गया वो एक होल्डिंग बैंक हो गया और उनके पास उनका वॉस्ट्रो अकाउंट है इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है, क्लियर है, इसे कहते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। तो फेमा एक्ट आपका 1999 में बनाया गया था। हमारे इंडिया के सारे फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी पैसा इंडिया से बाहर से आ रहा है और इंडिया से बाहर भेजा जा रहा है, इन दोनों पैसे को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ताकि आपका ट्रेड आसानी से हो और उनकी जो पेमेंट्स या भेजनी है या लेनी है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए आराम से आपकी स्मूथली सारा का सारा ट्रेड किया जा सके। ठीक है, तो इस कारण ये फेमा एक्ट बनाया गया था। ये सारे इसके मेन फीचर हैं। सेकेंड करंट अफेयर है कि देखो, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट रिलीज हुई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022। ये जो रिपोर्ट है ये 27th एडिशन है, इससे पहले 26 रिपोर्ट्स आज तक आ चुकी हैं, ये 27th रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन ने निकाली है। और यूनाइटेड नेशन का एस्टिमेट ये है कि 2023 तक इंडिया चाइना को टेक ओवर कर लेगा और इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी एग्जिस्ट करेगी। अब ये कोई अच्छी बात तो है नहीं नंबर 1 होना इसमें, क्योंकि जितनी आबादी बढ़ेगी सरकार को एजुकेशन हेल्थ केयर पे उतना ज्यादा खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना ज्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का उतना ज्यादा खतरा है, तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं। पर दूसरी साइड पे अगर सरकार दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनने पे, फायदा ये है कि इंडिया के अंदर इस टाइम यूथ भी बहुत सारा है। अगर यूथ को प्रॉपरली यूज कर पाए सरकार, तो हम एक्चुअली यूथ एक एसेट भी साबित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यूथ को प्रॉपरली स्किल दें, उन्हें किसी ना किसी काम पे लगाएं, तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सर्विस हर चीज का हब भी बन सकता है। पर बात यही आती है कि यूथ स्किल्ड हो, हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, तभी फायदा होगा। ठीक है, और उनके पास रिसोर्सेज हो, पैसा बैंक आराम से लोन दें, सब कुछ दें, तभी जाके आपकी अल्टीमेटली ये सारी डेवलपमेंट हो पाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज। थर्ड, लिथियम माइन के कुछ रिफॉर्म्स। थर्ड करंट अफेयर लिथियम माइन के बारे है। देखो अभी सरकार, ये अभी आने वाला टाइम पे ये दोबारा से करंट अफेयर आएगा, क्योंकि अभी जो मॉनसून सेशन होगा सरकार का, उसके अंदर सरकार आपके एक एक्ट में चेंज लाने वाली है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। सरकार इसमें चेंजेस करने का सोच रही है। इस चेंज के अंदर क्या होगा, हम जो माइंस हैं उनकी आउटपुट को लेके बहुत सारी चीजें चेंज करने लगे हैं। जैसे जो आपकी कैप्टिव माइंस होती है, देखो आपकी माइंस ना 2 टाइप की होती हैं, एक होती है कैप्टिव माइंस और एक होती है नॉन कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब होता है जैसे कि कोई एक थर्मल पावर प्लांट है,
अब अगर थर्मल पावर प्लांट को काम करना है, थर्मल पावर प्लांट को कोल चाहिए। अब इसके लिए कभी कोल की सप्लाई शॉर्ट ना पड़े, सरकार क्या करती है, इस थर्मल पावर प्लांट को ही एक कोल माइन ही अलॉट कर देती है कि आपकी जितनी जरूरत है इस कोल माइन के अंदर से कोल निकालते रहो और अपनी पर्सनल जरूरत के लिए यूज करते रहो। सरकार फुल अलाउ करती है अपने पर्सनल यूज के लिए, पर आप यहां से कोल निकाल के बाहर मार्केट में नहीं बेच सकते हो। कैप्टिव का यही मतलब है कि जिसे अलॉट की गई है और जिस पर्पस से अलॉट की गई है वो सिर्फ उसी पर्पस से यूज कर सकता है। नॉन कैप्टिव माइंस होती हैं कि वो सिर्फ एक कोल माइन है। अब वो कोल माइन वाला चाहे किसी थर्मल पावर प्लांट को बेचे, चाहे एक्सपोर्ट कर दे, चाहे मार्केट में एक आम कस्टमर को बेच रहा है, किसी को भी बेचे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर ये नॉन कैप्टिव माइंस होते हैं। कैप्टिव जिस पर्पस के लिए दी गई है बस वही। पर सरकार इसमें थोड़ा चेंज लाने की सोच रही है। कैप्टिव माइंस को अलाउ किया जाएगा कि वो अपना कुछ परसेंट शेयर ओपन मार्केट में भी बेच पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी और भी रिस्ट्रिक्शंस ओपन की जा रही हैं। जैसे आपका जो अभी लिथियम है ना, लिथियम को इंडिया के अंदर एक एटॉमिक मिनरल्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। देखो ये जो आपका माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है, ये आपके सारे मिनरल्स को दो कैटेगरीज में बांटता है। सबसे पहले तो ये बता दूं, एक होते हैं मेजर मिनरल्स और एक होते हैं माइनर मिनरल्स। इन दोनों की माइंस एग्जिस्ट करती हैं, पर इनमें फर्क क्या होता है कि मेजर मिनरल्स आपके मेजर मिनरल जो भी डिक्लेयर किए जाएंगे ना, सिर्फ उन्हें मतलब सरकार डिक्लेयर कर सकती है। किसी भी मिनरल को मेजर मिनरल डिक्लेयर कर सकती है, और जिस मिनरल को मेजर डिक्लेयर कर दिया गया वो सिर्फ ऑक्शन से उसकी माइंस मिलती हैं, नहीं तो नहीं मिलती। माइनर मिनरल्स जो भी जितने भी मिनरल्स नॉन डिक्लेयर्ड हैं, ठीक है, जो लिस्ट के अंदर माइनर मिनरल्स की एक लिस्ट बनती है, जो भी लिस्ट के अंदर मिनरल्स लिख दिए जाएंगे वो आपके माइनर मिनरल्स हैं। ठीक है, इवन ये बोला जाता है कि जो लिस्ट के अंदर नहीं है उन सबको भी प्रिज्यूम करके चलो कि वो सारे मेजर मिनरल्स ही हैं। जो लिस्ट के अंदर लिख दिए गए बस वही माइनर माने जाएंगे, नहीं तो सरकार अलग से मेजर डिक्लेयर भी कर देती है। पर अगर नहीं भी डिक्लेयर किया, कोई लेट्स सपोज कल नया कोई एलिमेंट मिल गया जैसे डिक्लेयर ही नहीं किया था, ठीक है, तो सरकार ने एक ऑटोमेटिक कानून बनाया हुआ है कि उसे प्रिज्यूम करो कि वो मेजर ही है, जब तक उसे डिक्लेयर ना किया जाए कि वो एक माइनर होगा, ऑटोमेटिकली वो मेजर के अंदर ही क्वालिफाई होता है। ऐसे ही मेजर मिनरल्स में एटॉमिक मिनरल्स की एक कैटेगरी है। एटॉमिक मिनरल्स में ना किसी को माइन करना अलाउड नहीं है। जैसे यूरेनियम हो गया, ये सारी चीजों के अंदर माइनिंग डायरेक्टली अलाउड नहीं है, सरकार इसके लिए अलग से ऑक्शन करती है। पर लिथियम का देखो धीरे धीरे यूज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लिथियम से बनती हैं आपकी बैटरीज अब। और अगर आप इंडिया के अंदर एक अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना चाहते हो, जहां पे फोन आपके इंडिया में बन रहे हो, गाड़ियों की बैटरीज, टू व्हीलर की बैटरीज, क्योंकि अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, अगर चाहते हो इन सबका हब एक इंडिया बने, तो आपको लिथियम इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में। तो हम लिथियम माइनिंग के रूल्स रिलैक्स कर रहे हैं। उसके अंदर ये भी आ जाएगा कि उसे एटॉमिक मिनरल की लिस्ट से हटाया जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर भी ऑक्शन करके, नहीं तो सिर्फ सरकार, देखो कोई भी एटॉमिक मिनरल होता है ना, उसके ऊपर माइनिंग सिर्फ सरकार कर सकती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट की अपनी कॉर्पोरेशंस का अलॉट करेगी, कंट्रोल सारे मिनरल्स के ऊपर सेंटर करती है। या तो स्टेट की जो अपनी खुद की कंपनीज होती हैं, सरकारी कंपनीज होती हैं, उन्हें अलॉट कर देती है, नहीं तो सेंटर अपनी खुद की कंपनी से करवाती है। पर अब आपके प्राइवेट प्लेयर्स भी इसे कर पाएंगे, तो आपके ज्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, तो आपकी माइनिंग भी ज्यादा हो पाएगी। सरकार इस विजन से चल रही है ताकि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर और ज्यादा ग्रो करवा सके। ठीक है, अभी जो हमारे 12 मिनरल्स हैं, इनमें से 8 मिनरल हमने एटॉमिक से निकाल देने हैं, जैसे कि लिथियम के हो गए, उसके बाद जिरकोनियम करके एक मिनरल है, फिर आपके सैंड मिनरल्स जो आपके बीच के ऊपर सैंड है उनके अंदर जो मिनिमम है, टाइटेनियम हो गया, रेयर अर्थ ग्रुप हो गया। रेयर अर्थ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अर्थ के अंदर ही कम पाए जाते हैं, मैग्नीशियम और ऐसी चीजें।
उन सबको पहले एटॉमिक में डाला हुआ था, अब इन सबको रिमूव करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि इनके ऊपर माइनिंग ज्यादा होगी। देखो जो ये रेयर अर्थ मेटल्स है ना, इसी से आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती हैं आपके, इनके अंदर ये बहुत बड़ा यूज है इनका। अभी दुनिया के रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर 60% प्रोडक्शन जो है ना वो चाइना के पास है, और चाइना इसका बहुत गलत यूज करता है कि किसी देश के कारण नहीं, जिस देश के साथ चाइना की नहीं बनती ना, चाइना उसकी सप्लाई कट कर देता है। तो अगर इंडिया के अंदर लेट्स सपोज चाइना रेयर अर्थ मेटल नहीं भेजता, हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सफर करेगी। तो हमें अपनी खुद की रॉ मटेरियल की सप्लाई चाहिए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए इंडिया ये सारे कदम उठा रहा है कि आने वाले 10-12 साल इतने तो लग ही जाते होते हैं माइनिंग को प्रॉपरली काम करने में, कि हम एक सेल्फ सफिशिएंट देश बन जाएं। हमें चाइना से कम मंगाना पड़ेगा, और दुनिया के किसी और देश से भी, क्योंकि अगर किसी और से मंगा रहे हैं कहीं ना कहीं तो हम पावर उन्हें दे रहे हैं कि वो हमें कंट्रोल कर सके। वो सारी चीजें यहाँ से ठीक है। तो इसके अलावा हम माइनिंग के लिए जो आपके जैसे आयरन ओर की जो माइनिंग करते थे, पहले वो 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अलॉट किया जाता था, अब उसे 50 स्क्वायर किलोमीटर तक दे दिया जाएगा, यानी कि और बड़ी माइनिंग का एरिया दिया जाएगा। ठीक है, 20-20 साल के लाइसेंस होते हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, माइनर मिनरल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, कौन सी चीजों को माइनर मिनरल बोला जाता है, वो सब कुछ। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, देखो ये एक ट्रस्ट सरकार की तरफ से सेटअप की जाती है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर माइंस एग्जिस्ट करती हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बनाना कंपलसरी होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी होगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पे माइनिंग का काम होता है। इसका क्या है, देखो जिस भी एरिया के अंदर माइनिंग हो रही है ना, वहां से बहुत सारी मिट्टी एक तो उड़ेगी, दूसरा क्योंकि लेबर आसपास के एरिया से ली जाती है। जो भी लोग माइंस में जाते हैं ना, माइंस में काम करते हैं, उनके अक्सर लंग्स में बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों का लॉन्ग टर्म में लाइवलीहुड डैमेज हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकती है। और जो मिट्टी उड़ रही है उसके कारण भी ये मिनरल्स किसी को हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकते हैं। तो ये फंड बनाया जाता है कि वहां पे जो भी माइनिंग हो रही है, वहां से जितनी भी उस माइन से कमाई होती है, उसका कुछ शेयर इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को देना पड़ता है, जो लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करेगी। ठीक है, ये माइनर्स को इसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, मतलब जिसकी माइन है, जो ओनर है, उसे अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ता है। और ये उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी अफेक्टेड लोग होंगे इस माइनिंग के कारण, उन सबकी लाइफ सुधारने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, ऐसी सारी चीजों के लिए काम करेगा। ठीक है, इसका ये काम होगा। फोर्थ करंट अफेयर, आईसीएमआर ड्वेल्स टेक टू किल मॉस्किटोज। देखो आपके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक बैक्टीरिया स्ट्रेन बनाया है जिसे कहते हैं बेसिलियस थोरिंगियस इसरेलिनेसिस, या शॉर्ट में बिटी स्ट्रेन VCRC-B17। तो ये जो B17 या BTI बैक्टीरिया है, ये आईसीएमआर ने डेवलप किया है। ये BTI बैक्टीरिया क्या करेगा, इस BTI बैक्टीरिया को ना कुछ मॉस्किटोज को हम आर्टिफिशियली तैयार करेंगे लैब्स में, और उनके अंदर ये बैक्टीरिया डाल देंगे। ये बैक्टीरिया करता क्या है, वो मॉस्किटोज बाकी मॉस्किटोज के साथ इंटरेक्ट करेंगे और रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ये जो बैक्टीरिया है, ये किसी भी मॉस्किटो के अंदर जब भी एंटर करेगा, उनके लार्वा जो उनके अंडे होते हैं उनके अंदर एंटर करेगा, ये साथ की साथ एक तो मॉस्किटो और जो आपकी ये काले रंग की फ्लाई होती है, जो आपकी मक्खियां होती हैं, इनके अंदर जब भी ये बैक्टीरिया एंटर करेगा ना, इनके लार्वे, इनके जो अंडे हैं उनके अंदर एंटर करेगा, ये साथ के साथ उन्हें अंडे के अंदर ही मार डालेगा। अब इस तरीके से हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है कि हम ये आपकी जो मक्खियां हैं और जो मच्छर हैं, इन्हें खत्म ही कर दे दुनिया से, क्योंकि ये कोई ना इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाते हैं ना हमें फायदा पहुंचाते हैं, बल्कि नुकसान। डेंगू, मलेरिया, जीका, इंडिया के अंदर जीका वायरस भी फैलना शुरू हो गया है। ये भी एक आधे दिन के अंदर हम करंट अफेयर जरूर पढ़ेंगे। जीका वायरस अब न्यूज आनी शुरू हो जाएगी, इसका एक्टिव ट्रांसमिशन इंडिया के अंदर शुरू हो गया।
जीका वायरस एक ऐसा वायरस है जो मॉस्किटो से फैलता है, ये हर इंसान को इफेक्ट नहीं करता, स्पेसिफिकली डेंजरस है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, क्योंकि अगर उन्हें लड़ जाता, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को भी डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, जो अनबॉर्न चाइल्ड है ना, जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर किसी फीमेल को ये इफेक्ट कर गया और वो जो बच्चा पैदा होगा, उनके सिर बहुत छोटे होते हैं, तो उनका ब्रेन नहीं कभी डेवलप हो पाता। तो ये ऐसा एक वायरस है जो इन्फेंट्स, जो बच्चे हैं, उन्हें इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस कारण ऐसे वायरसेस जो इनके थ्रू फैलते हैं, मॉस्किटोज के थ्रू, उन्हें खत्म करना है तो पहले मॉस्किटोज को ही खत्म करना पड़ेगा। इस कारण ये टेक बनाया गया है, ठीक है, VRC-BTI टेक्नोलॉजी। ये WHO के स्ट्रेन स्टैंडर्ड से मैच करता है। सारी दुनिया में ऐसे आपके वायरसेस स्ट्रेन ऑलरेडी बनाए गए हैं, यूज किए जा रहे हैं। सारी दुनिया में मॉस्किटोज खत्म करने की कोशिश है कि इस तरीके से खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इसी तरीके से काम करेगा कि आपके उन्हें लार्वा के अंदर ही मार देगा। आपका जैसे ही ये एंटर करेगा, ये लार्वा सिडिकल एक्टिविटी है इसकी, साथ के साथ टॉक्सिन्स फैलते हैं इस बैक्टीरिया से, और 10 से 30 मिनट के अंदर अंदर आपके वो लार्वा मर जाता है। ठीक है, तो लार्वा जो भी होगा, मॉस्किटो होगा, उसका जो सारा गट है वो 10 से 30 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर उनके अंडों से नए मॉस्किटोज ही नहीं निकल पाएंगे तो अपने आप आपके मॉस्किटोज खत्म हो जाएंगे। तो हम इसीलिए हम लैब के अंदर ऐसे मॉस्किटोज बना बना के उन्हें रिलीज करना शुरू करेंगे कि अगले 5-7 साल में हम इंडिया से ज्यादातर मॉस्किटोज को मार डालेंगे। ठीक है, और यही हमारा विजन है। फिफ्थ करंट अफेयर, अमोनिया और फॉस्फेट इन वाटर। देखो, आपकी यमुना का वाटर टेस्ट हुआ है, उसके अंदर अमोनिया, फॉस्फेट और बहुत सारे डिजॉल्व्ड सॉलिड जो हैं, जो आपका जैसे सीवेज वेस्ट है, वो लिमिट से ज्यादा पाया गया है। इस कारण यमुना का वाटर बहुत ही अनसेफ है पीने के लिए, इवन बाकी यूजेस के लिए बहुत ज्यादा अनसेफ है। ठीक है, देखो अमोनिया होता क्या है, अमोनिया अमोनिया अपने आप में एक नाइट्रोजन की फॉर्म है। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या आती है, बाकी जो नाइट्रोजन के सोर्स हैं वो एक तरह से एनरिचमेंट का काम करते हैं, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। पर अमोनिया क्या करता है, अमोनिया का थोड़ा सा ना टॉक्सिक इफेक्ट है, ये ना जहर का ज्यादा काम करता है। अमोनिया इतना ज्यादा हाई कंसंट्रेटेड नाइट्रोजन होता है कि जब ये पानी के अंदर जाता है, पानी के अंदर जितनी फिशेज रह रही हैं, फिशेज की बॉडी के अंदर जाने लग जाता है। अब प्रॉब्लम अमोनिया के साथ क्या है कि देखो, बाकी जितना वेस्ट होता है, आपकी फिशेज अपना खुद का वेस्ट पानी के अंदर निकालती रहती हैं, पर अमोनिया इतना स्ट्रांग होता है, ये कभी एक फिश की बॉडी से बाहर ही नहीं निकलता। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इस मछली के अंदर अमोनिया इकट्ठा होता रहेगा, और एक टाइम पे ये इसी टॉक्सिक जहर बन जाएगा उसके अंदर और ये मर जाएगी। ठीक है, ये आपके कमर्शियल फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से निकलता है, और नेचुरली सोर्सेज भी हैं, जब भी कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट डीकम्पोज होगा उसके अंदर टूट के भी ये निकलता है। पर ये सारा का सारा वाटर के लिए प्रॉब्लमेटिक ही है, और अल्टीमेटली आपके जानवर इससे मर जाते हैं। ठीक है, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए इसे एक्सक्रीट करना बहुत ही मुश्किल है, और इसका जो टॉक्सिक बिल्डअप होगा इंटरनल टिश्यूज और ब्लड के अंदर, वो अल्टीमेटली उनकी डेथ कॉज कर देता है। क्लियर है? अब फॉस्फोरस भी आपका फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, आपके खेतों में यूज होता है। अमोनिया और फॉस्फोरस दोनों ही आपके खेतों में यूज होते हैं एज अ गुड फर्टिलाइजर, प्लांट्स को ये चाहिए होते हैं। पर अगर ये वॉश होके, बारिश पड़ी, ये पानी यमुना के अंदर आ गया, तो ये पोल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि ये हद से ज्यादा पानी के अंदर न्यूट्रिशन को बढ़ा देंगे। क्योंकि ये देखो, जो फॉस्फोरस होगा पानी के अंदर, सबसे बेसिक लाइफ फॉर्म जो होता है, जो अपना खुद का खाना तैयार करता है, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, जो आपकी एल्गे होगी, एल्गे एक तरह से इसी चीज का एग्जांपल है, फॉस्फोरस का, सॉरी फाइटोप्लैंक्टन का, जो पानी के ऊपर हरी हरी पूरी लेयर बनने लग जाती है। ठीक है, ये जो पूरी एल्गे की लेयर बन गई, इसके कारण क्या होगा कि जब ये सारी हरी हरी लेयर बन गई, इन्होंने पानी को ब्लॉक कर देना है, पानी के अंदर से सारी ऑक्सीजन खींच लेनी है, जिसके कारण आपका सारा का सारा अंदर ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगी, फिशेस सांस कैसे ले पाएगी, मर जाएंगी,
मतलब होता क्या है, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं खींचती, पर जो आपकी पानी की लेयर है, ये पानी के बिल्कुल टॉप पे ग्रो करना शुरू कर देती हैं। अगर ये सारे पानी के ऊपर ग्रो कर गई तो आपकी ऑक्सीजन ने एटमॉस्फेयर के अंदर से आके मिक्स होना होता है पानी के अंदर। अब अगर इन्होंने पूरी जगह लेयर बना ली है, इन्होंने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है, तो आपकी कभी भी ऑक्सीजन डिसॉल्व ही नहीं हो पाएगी। डिसॉल्व ऑक्सीजन O2 नहीं एग्जिस्ट करेगी। अब अंदर अगर पानी के अंदर ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आके डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, अंदर धीरे धीरे फिशेस के लिए ऑक्सीजन खत्म होती जाएगी और वो एक टाइम पे सब मर जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज के लिए। इवन जो जिस पानी के अंदर ऑक्सीजन कम होती है वो हम इंसानों के लिए भी हार्मफुल होता है, डाइजेशन हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे है, एनटीए शॉर्ट में। तो 14 बच्चों के पूरे इंडिया के अंदर अभी नीट आपके नीट कहते हैं जेई मेंस का एग्जाम हुआ है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, जो 14 बच्चों के 100 में से 100 आए हैं। तो परफेक्ट स्कोर पूरे इंडिया में 14 बच्चों के आए हैं। ठीक है, तो पहली बात तो कभी जेई में किसी के पहले पूरे नंबर नहीं आते थे, सडनली पूरे नंबर आने लग गए हैं, तो स्टैंडर्ड कहाँ गिर रहा है, देखने की बात है। दूसरी चीज, चलो एनटीए के बारे में वैसे देखें। देखो एनटीए आपकी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल एजेंसी बनाई गई थी, जिसका मेन काम ही ये है एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाना अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के। ठीक है, ये आपके ये जितने भी एग्जाम्स हैं ये सारे कंडक्ट करवाते हैं। ये आपको एग्जाम्स की बेसिक लिस्ट एक बार पढ़ के रखना, जैसे यूजीसी नेट हो गया, नीट हो गया, जेई मेंस हो गया, जेएनयू का जो एग्जाम है, ठीक है, उसके बाद जीपीएटी, सीएमएटी, ये जितने भी एग्जाम्स हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम, ये सारे एग्जाम्स इंडिया में यही कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, एक सिंगल एजेंसी बनाई गई है। पहले इन सबके एग्जाम्स अलग अलग बॉडीज कंडक्ट करवा रही थी, तो इंडिया ने बहुत सारी बॉडीज एग्जिस्ट करना और कोऑर्डिनेशन, उन सारी चीजों में प्रॉब्लम है। हमने इसलिए एक सिंगल बॉडी बना दी ताकि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन हो सके और एक ही जगह सारे फैसले लिए जा सके सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 7th करंट अफेयर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे है। हाँ जी उम्मीद, बिल्कुल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे है और उनका ऑल्टरनेटिव सिस्टम स्विफ्ट के लिए। देखो इंडिया क्या एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है, जो आप में से हर पर्सन यूज कर रहा है। इंडिया ने एक बहुत बड़ा दुनिया में फाइनेंशियल रेवोल्यूशन किया है। वो रेवोल्यूशन है आपका यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो आप हर जगह जाके क्यूआर कोड स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो, ये दुनिया में सबसे इजी ट्रांजैक्शन का तरीका है। क्यों सबसे इजी तरीका है ये? क्योंकि जब आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो, ना आपको अपना नाम बताना पड़ता है, ना आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ता है, ना कोई और पर्सनल डिटेल शेयर करनी होती है। आप सिंपली या तो आजकल जैसे क्यूआर कोड हो गए वही दे सकते हो, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा उन्हें अपनी यूपीआई आईडी बता दो। यूपीआई आईडी ज्यादातर जैसे आपका जो भी फोन नंबर है 1234567891 जो भी आपका बैंक है, वो आपके यूपीआई आईडी इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप इसे खुद रैंडम नाम से भी ओरिजिनली क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं जरूरी आपको फोन नंबर ही होता है। फोन नंबर इसलिए बना दिए गए ताकि वो आसानी से याद हो जाते हैं। आप कुछ भी बना सकते हो, अपनी यूपीआई आईडी अपनी मनमर्जी से बना सकते हो। तो आपको अपनी कोई पर्सनल डिटेल दिए बिना और कुछ ही सेकंड्स में सारी जो ट्रांजैक्शन हो जाती है। ये ट्रांजैक्शन होती कैसे है? आपकी इंडिया के अंदर एक बॉडी एग्जिस्ट करती है, यही नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ये जो बॉडी है, ये आपके सारे इंडिया के अंदर जो बैंक्स काम करते हैं वो और आपके आरबीआई एज अ प्रमोटर और ट्रस्टी, इन्होंने मिलके बनाई है ये बॉडी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम ही ये है पेमेंट सेटलमेंट करना।
जैसे इंटरनेशनली आपका स्विफ्ट काम करता है, एक बैंक से दूसरे बैंक मैसेज कम्युनिकेशन भेज के अप्रूव करना कि हाँ इस बैंक से इस बैंक के अकाउंट में पैसे भेज दिए जाए। लोकली इंडिया के अंदर ये काम एनपीसीआई करता है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कोई भी आप जो पैसे भेजते हो दूसरी साइड पे दूसरे को साथ के साथ मिल जाते हैं, वो इनके सर्वर से होके पैसा जाता है। इनके सर्वर्स अगर अप्रूव नहीं करेंगे आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाना एनपीसीआई की स्पेशलिटी है। एनपीसीआई जो अभी आप जैसे यूपीआई यूज करते हो, यूपीआई की ये भी फैसिलिटी है कि आप ऑफलाइन बिना इंटरनेट के सिर्फ जो मैसेजेस होते हैं ना उन्हें भेज के भी पैसे भेज सकते हो। ठीक है, इसकी फैसिलिटी एक नंबर है, उसके ऊपर आप मैसेज लिख के भेजोगे, यूपीआई आईडी लिख के भेजोगे, पैसे लिख के भेजोगे, वो एसएमएस के थ्रू भी पैसे काट देता है। तो ये उनके लिए बनाया गया है जहां पे इंटरनेट नहीं काम करता या जिन्हें इंटरनेट यूज नहीं करना आता और मैसेजेस यूज करने आते हैं, वो मैसेजेस भेज के भी इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम ये बनाया गया है। इसकी कामयाबी ये है कि सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारी कंट्रीज हमें रिक्वेस्ट कर रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट कर रही है कि ये सिस्टम वहां पे भी लागू किया जाए। और लॉन्ग टर्म पे एनपीसीआई भी इस चीज को देख रहा है कि अगर हम ये सारी दुनिया में सिस्टम को फैला सकें तो सारा पैसा इंडिया के सर्वर से पास होके अगर निकलेगा, हमें स्विफ्ट सिस्टम यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हम सारा का सारा सिस्टम अपने से ही पास करवा सकते हैं। दूसरा, इंडिया इससे पैसे भी बहुत कमा सकता है। जैसे अभी अगर किसी को भी इंटरनेशनली पैसे भेजने होते हैं ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री $200 अगर किसी को भेजने हैं, उसमें $13 चार्ज लगता है पैसे भेजने का, हर $200 में $13। तो एनपीसीआई ये भी सोच रही है अगर हम अपना ये पेमेंट सिस्टम सारी दुनिया में फैला दें, लेट्स सपोज मैं $13 की जगह $10 चार्ज करने लग जाऊं, हर कोई मेरे सिस्टम से ही तो पैसे भेजेगा, फिर क्यों स्विफ्ट यूज करेगा कोई। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट डिस्ट्रप्शन हो सकती है और इंडिया इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। दुनिया का इंडिया फाइनेंशियल सेंटर बन सकता है। ठीक है, और इसमें हम बहुत लीड पे हैं। अमेरिका और ये सारे देशों में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती जिस तरीके से इंडिया पेमेंट्स कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया इस चीज में बहुत आगे चल रहा है। स्विफ्ट को ऑफिशियली कोई रन नहीं करता, बेसिकली उसके अंदर मेंबर्स अपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि इसे 11,000 सारे के सारे इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, सारी दुनिया के बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही चलाते हैं। तो उन्होंने आगे लोग रखे हुए हैं, वो इसे मेंटेन करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज हैं इसके अंदर। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सारी दुनिया की बैंक्स की ही बनाई हुई है, इंडिया के भी बैंक्स इसके पार्ट हैं, पर हम साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव भी देख रहे हैं कि हम ही इसका कंपटीशन बन जाए। ठीक है, तो अभी सारे फंड्स कॉमन जाते हैं सारे देशों को, तो सारे हमें आने लग जाएंगे। तो सर इसमें और कंट्रीज के बैंक्स को भी मान्यता देनी पड़ेगी ना हमारे सिस्टम को, तो हाँ, कोई सारी कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, अपने सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा। तो काम बहुत बड़ा है, पर ओरिजिनली अभी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी जिन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट शो किया है। जैसे यूएई ने इंटरेस्ट शो किया है, आपके मलेशिया ने इंटरेस्ट शो किया है, इंडोनेशिया ने इंटरेस्ट शो किया है। बाकी कंट्रीज के साथ भी हमें ऑब्वियसली बहुत ही अग्रेसिवली काम करना पड़ेगा तभी। जैसे इंडिया के अंदर ना लॉन्ग टर्म में इंडिया के देखो एनपीसीआई की बहुत कामयाबी है। अगर आप ज्यादातर अब अपने कार्ड देखोगे ना, आपके अब कार्ड वीजा के कम होते हैं। आजकल बैंक जो ओरिजिनली कार्ड बना के देता है ना, वो रुपए के कार्ड बना के देता है। वीजा एक अमेरिकन कंपनी है जो ओरिजिनली कार्ड्स, इन्होंने मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड्स, इन्होंने ये डेबिट क्रेडिट कार्ड बनाने शुरू किए थे। एनपीसीआई ने रुपए बनाया। बेसिकली है क्या, जब आप वीजा कार्ड यूज करते हो, इसके ऊपर आपको कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर ज्यादा चार्जेस पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वीजा कार्ड भी तो अपना कट रखता है। रुपए कार्ड में ट्रांजैक्शन ज्यादा नंबर ऑफ फ्री है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर रुपए कार्ड का ही ज्यादा फायदा है। और रुपए कार्ड को भी हम धीरे धीरे अब सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल बनाते जा रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है रुपए के साथ। इंडिया के अंदर तभी बोला जाता है कि इंडिया के अंदर वीजा तो एक डाइंग कार्ड है,
क्योंकि रुपए ने धीरे धीरे, बहुत साल पहले आया था, ठीक है, लिटरली 2008-7 की बात होगी जब रुपए शुरू किया गया था। तब तो इंडिया के अंदर भी ज्यादातर एटीएम्स में ये नहीं चलता था, पर धीरे धीरे इसकी यही डोमिनेशन है कि सारी दुनिया में ये फैलता जा रहा है। इंडिया के अंदर तो अब हर जगह रुपए कार्ड चलते हैं, ठीक है। ये भी एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया। तो एनपीसीआई एक बहुत ही कामयाब बॉडी बन गई है और उसका मेन क्रेडिट है कि सारे बैंक्स और आरबीआई मिलकर काम कर रहे हैं। अभी मुझे एक मिनट क्वेश्चन भी आया था। हाँ ऋषभ जी, नहीं सिर्फ आरबीआई नहीं स्विफ्ट में रजिस्टर्ड होता, सारे बैंक्स, तभी तो स्विफ्ट नंबर सारे बैंक्स को मिलता है, इवन सारी ब्रांचेस को मिलता है। आपके हर अगर शहर के अंदर भी लेट्स सपोज एक बैंक की 4 ब्रांच है, उन चारों ब्रांच को अलग अलग स्विफ्ट कोड मिला होगा, ठीक है। तो बैंक स्विफ्ट का मेंबर होगा, उस बैंक ने आगे अपनी हर ब्रांच को नंबर दिलवाया होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये जो आपने अभी बताया था ना कि जो मान लो कोई हमने फॉरेन $200 भेजना है तो उसके ऊपर $13 सर चार्ज लगता है, वो सर हमारा एनपीसीआई सिस्टम के थ्रू लगता है या कौन से सिस्टम पे लगता है? स्विफ्ट के थ्रू। ओके सर, ओके। हम यही सोच रहे हैं ना लॉन्ग टर्म में कि अगर हम अपना सिस्टम बना लें, हम सारी दुनिया को इससे ज्यादा सस्ते में देने लग जाएंगे। सारी दुनिया को ये पैसे देने पड़ते हैं, पर अगर हम कंपटीशन क्रिएट कर दें, हम उससे सस्ते में देने लग जाएं, लोग हमारे सिस्टम से ट्रांसफर करने लग जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो जाएगा ना उन्हें। $3 भी बच रहे हैं लोगों के लिए, $1 भी बच रहा हो, लोग इधर शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस तरीके से बस हमें ज्यादा बेटर नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ज्यादा सेफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सीबीआई जॉइंस इंटरपोल्स चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस। तो आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक इंटरनेशनल, जो इंटरपोल होता है बेसिकली, इंटरपोल हर देश के अंदर एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी या आपकी पुलिस को कनेक्ट किया जाता है। अगर कोई भी इंटर कॉन्टिनेंट, इंटर रीजन या मल्टी नेशनल कोई भी आपके, देखो जो आपके बड़े बड़े रैकेट या स्कैंडल्स होते हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, या आपके बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो बहुत सारे देशों में ऑपरेट कर रहे हैं ना, उन्हें थोड़ा पकड़ना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर आपके वो देश से बाहर चले गए, उन्हें पकड़ोगे कैसे। पर आप हमेशा इंटरपोल की मदद ले सकते हो। इंटरपोल के थ्रू ऐसे क्रिमिनल्स को ट्रैक डाउन करके, अरेस्ट करके अपने देश में डिपोर्ट कर सकते हो। तो इंटरपोल का एक ऐसे ही, इंटरपोल ऐसी सारी दुनिया की गवर्नमेंट जो भी इसका हिस्सा बनती है इंटरपोल, वो सारी दुनिया की गवर्नमेंट इसे फंड करती हैं, इनके सिस्टम्स को चलाती हैं। तो वैसे इंटरपोल ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस। कोई भी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं या चाइल्ड एब्यूज में किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं, ऐसे जो लोग हैं जो चाइल्ड का ट्रेड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ऐसे सारे लोगों को इंटरपोल अपनी डेटाबेस के अंदर डालती रहती है। तो अगर आपकी कंट्री में ऐसा कोई पर्सन होता है या आपके यहाँ से कोई बच्चे किडनैप हुए, उन्हें ढूंढना काफी आसान हो जाएगा इस डेटाबेस को यूज करके, क्योंकि कौन से क्राइम नेटवर्क्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वो ऑपरेट कर रहे हैं। एक सारी दुनिया का जितनी भी कंट्रीज मतलब इसे ज्वाइन कर रही हैं, 68 कंट्री बन गए इंडिया, तो 68 कंट्रीज ने जो इसे ज्वाइन किया है, हर कोई अपना जितनी भी नोन इन्फॉर्मेशन है वो इस डेटाबेस में डालता रहेगा और हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है। तो हमें मैक्सिमम क्रिमिनल्स वो कहाँ ऑपरेट हैं, लास्ट कहाँ देखे गए, उन सारी चीजों की जानकारी बहुत ज्यादा एफिशिएंटली मिलती रहेगी। ये डेटाबेस माना जाता है कि हर घंटे रोज आपके 7 बच्चे सिर्फ इस इंटेलिजेंस डेटाबेस के कारण बच पाते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया के हिसाब से नंबर बहुत छोटा लगता होगा कि सिर्फ 7 बच्चे बच रहे हैं, पर वो सिर्फ इस डेटाबेस की हेल्प से बच रहे हैं। इसके अलावा और इंटरपोल के नेटवर्क्स, पुलिस के खुद के एफर्ट से और भी बच रहे हैं। तो इस कारण ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा मतलब सॉरी 9th करंट अफेयर आपका दी एम्बलम ऑफ इंडिया। देखो आपकी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग अक्टूबर नवंबर तक इसी साल तैयार हो जाएगी। उस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग आपकी ट्रायंगल शेप में है, इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की ट्रायंगल शेप के टॉप पे आपके लगाया गया है एम्बलम ऑफ इंडिया का एक पूरा ब्रोंज का स्टैचू, ब्रोंज से बना हुआ स्टैचू यहाँ पे लगाया गया।
जो 6.5 मीटर हाइट का है और 9500 kg इसका वेट है, ब्रोंज से बना हुआ है। और इसे सपोर्ट करने के लिए और यहाँ रखने के लिए स्टील का अपने आप में पूरा एक फ्रेम लगाया गया है यहाँ पे। उस स्टील का ही फ्रेम अपने आप में 6500 kg अलग से है। तो वो सारा का सारा इसके बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो ये नई ट्रायंगल शेप में पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, देखो ओरिजिनली अभी जो हमारी एग्जिस्ट करती है वो गोल है, वो सर्कल शेप में है। अब नई बिल्डिंग बिल्कुल उसके नेक्स्ट ही बन रही है, बिल्कुल साथ में बन रही है, वो ट्रायंगल शेप में बन रही है। यहाँ पे 6 ग्रेनाइट स्टैचूज इसके अंदर बनाए जाएंगे जो अलग अलग पर्सनैलिटीज के हैं। 4 गैलरीज होंगी पार्लियामेंट की, ठीक है। सेरेमोनियल आपके फॉयर्स एग्जिस्ट करेंगे। 3 इंडियन गैलरीज, इंडिया गैलरी जहाँ पे इंडिया के बारे होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन की गैलरी एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद हर दीवार जो इसकी होगी वहां पे कोई ना कोई थीम होगा, जैसे कि ट्राइबल लीडर्स के बारे, मतलब इसकी जो अंदर दीवारें होगी उसके ऊपर प्रॉपर कार्विंग की जा रही है, ड्राइंग्स की जा रही हैं, ताकि पूरा एक व्यू दिखे हर एक में, एक थीम हो कि जैसे ट्राइबल्स की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही हैं, फ्रीडम फाइटर्स की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, वुमेन की इंडिया के अंदर क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ऐसी दीवारों बनाई जा रही हैं। तो ट्रायंगल शेप है जैसे मैंने आपको पहले बताया, और एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट से ऑलमोस्ट सेम साइज है, बस वो गोल है और ये ट्रायंगल हो जाएगी। इस ये पर अब ज्यादा स्पेशियस है और ज्यादा बेटर तरीके से प्लान की गई है। इसी कारण इसका जो लोकसभा का चेंबर है उसके अंदर 888 सीट्स होंगी और राज्यसभा के अंदर 384, तो ज्यादा बड़े हाउसेज होंगे, ठीक है। वो इस तरीके से ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि देखो जो अभी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है ना, ये जो सेंट्रल पार्लियामेंट है, इसके अंदर आपके 3 सेमी सर्कल हॉल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक ये लगा लो, एक ये लगा लो, और एक बीच में एक अलग हॉल भी है जिसे सेंट्रल हॉल कहते हैं। ये सेंट्रल हॉल लोकसभा, एक साइड पे लोकसभा पड़ती है, एक साइड पे राज्यसभा पड़ती है, और एक सेंट्रल हॉल वो है जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कभी एक साथ बुलाना हो, यहाँ सेंटर में बुलाया जा सकता है। तो ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसके अंदर कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया, लोकसभा का हाउस ही बड़ा बनाया गया है कि अगर सबने इकट्ठा होना हो, लोकसभा के अंदर एक टाइम पे 1272 मेंबर्स भी आके बैठ सकते हैं जब जॉइंट सेटिंग करनी हो लोकसभा और राज्यसभा की। तो नो सेंट्रल हॉल। इस पार्लियामेंट के बिल्कुल बीचों बीच आपका 2000 स्क्वायर मीटर का एक ऐसा खाली ओपन स्काई एरिया बनाया जाएगा जहां पे गार्डन बनाया जा रहा है, और उसके बीच बिल्कुल सेंटर में एक बैनियन ट्री लगाया जाएगा, एक पेड़ लगाया जाएगा बैनियन ट्री का, जो बड़ा करके जिसकी मतलब पूरी ऐसे रूट्स आगे फैलें और वो उसकी ब्यूटी उसी से दिखे, ठीक है। बैनियन ट्री बहुत ज्यादा फैल सकता होता है, इसी कारण ये सारा प्लान किया जा रहा है। दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स टोटल इतने आके बैठ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट जो अभी सर्कुलर बिल्डिंग है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये बिल्डिंग आपकी डिजाइन की थी एडविन लेटिन्स और हेडवर्ड बेकर ने। जब ब्रिटिश ने न्यू दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाने के बारे सोचा 1911 में, सारे दिल्ली का नक्शा बनाने की, मतलब जो ब्रिटिश ने जो दिल्ली के अंदर हिस्से बनाए, वो लेटिन्स और बेकर को जिम्मेदारी दी गई थी कि ये दोनों मिलके सारा आर्किटेक्चर प्लान करें, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है ये फाइनली 1927 में बन के तैयार हुई थी पार्लियामेंट की। लॉर्ड इरविन ने इसे इनॉग्रेट किया था, जो उस टाइम के इंडिया के वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल थे। ओरिजिनली इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी बनाने की, वो 1921 में रखी गई थी। आपके ड्यूक ऑफ कनॉट जो थे वो इंडिया आए थे, उन्होंने रखी थी। ये एक सर्कुलर बिल्डिंग है, इसके चारों ओर एक पिल्लर्ड हॉल है, ठीक है, जिसमें टोटल 144 कॉलम्स लगे हुए हैं, चारों ओर जो पिलर्स ही पिलर्स हैं, ठीक है। उसकी फोटो देखोगे आपको पिलर पिलर सारी तरफ दिख जाएंगी। इसके अंदर आपके ये सेमी सर्कुलर 3 हॉल्स हैं, ठीक है, जिसमें एक राज्यसभा जहां बैठती है, अभी प्रेजेंटली ये चल रही है, एक लाइब्रेरी के तौर पे यूज होती है, एक राज्यसभा। 3 सेमी सर्कुलर हॉल है और एक बीच में सर्कुलर हॉल है जिसे सेंट्रल हॉल कहते हैं। देखो लायन कैपिटल के बारे बात करें, जो इंडिया का एम्बलम है वो अशोका के हमने एक पिलर से लिया है, उसे लायन कैपिटल ऑफ अशोका ओरिजिनली बोला जाता है, जिसके अंदर 4 एशियाटिक लायंस हैं, बैक टू बैक 4 आपके शेर एग्जिस्ट करते हैं,
ठीक है। इसके अलावा इसे लायंस के अलावा इसके ऊपर आपके यहाँ बाकी जानवरों के नाम लिखे थे, कहाँ गए? हाँ, इसके अंदर इसके देखो यहाँ ऊपर आपके 4 लायंस हैं, एक के ऊपर एक। इसके बाद यहाँ पे इसका बेस है, बेस के ऊपर एक तो आपके जो आपका चक्र है वो बना हुआ है, ठीक है, जैसे अशोक चक्र कहते हैं जो हमारे फ्लैग में भी है। उसके अलावा हर अशोक चक्र के बीच में ना यहाँ पे जानवर बने हुए हैं, उसके बाद अशोक चक्र, फिर अशोक चक्र, 4 जानवर बने हुए हैं। ये 4 जानवर, एक है एलिफेंट, एक है हॉर्स, एक है बुल और एक है लायन, ठीक है। सॉरी, 3 जानवर बने हुए हैं और एक लायन तो ऊपर है ही, ठीक है, नीचे लायन नहीं बना हुआ। 3 जानवर बने हुए हैं आसपास और ऊपर लायन है, तो टोटल करके 4 जानवर इसके ऊपर बने हुए हैं। ये हमने जो अडाप्ट किया है, ये आपके जो सारनाथ है वहां पे, आपके उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ है, मतलब वहां पे ये आपका ओरिजिनली एक पूरे लंबे पिलर के ऊपर ये सारा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इंस्पिरेशन ली है और इससे हमने अपना एम्बलम बनाया। 2.15 या 7 फुट का ये पूरा का पूरा इसका बेस है और इसके ऊपर ये सारा का सारा बनाया गया, मतलब ये 7 फुट का पूरा है, ठीक है। और इसी के ये जो चक्र हैं, अशोक चक्र जिन्हें बोला जाता है, यही हमारे फ्लैग में भी दिखता है। ये जो लायंस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके 24 तीर्थंकर महावीरा जो थे आपके जैनिज्म रिलीजन के जो लास्ट। देखो, जैनिज्म रिलीजन जो था ये एक तरह से गुरु सिस्टम के ऊपर चलता था, इसमें टोटल 24 गुरु रहे हैं। जो लास्ट गुरु थे महावीरा, उनका सिंबल लायन था। तो ये माना जाता है कि अशोक ने इसी चीज को वहां पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। वो चाहे खुद बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो बाकियों की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बाकियों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो बाकियों के लिए भी काम करते थे। और उसी का ही ये सबूत है कि उन्होंने कि ये सारे काम किए, ठीक है, उन्होंने ये चीज बनाई। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का। देखो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बेसिकली ब्रिटिश के द्वारा 1927 ब्रिटिश राज चल रहा था। ये बेसिकली ब्रिटिश ने इसलिए पास किया था कि आपके लोगों को जंगलों से बाहर रखा जा सके, ताकि आपकी वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हर चीज और खासकर जो टिम्बर, जो लकड़ है, उसके ऊपर कंट्रोल बना के रख सके वो। पर लॉन्ग टर्म में एक तरह मतलब ये ब्रिटिश ने इसलिए बनाया था कि सारे ट्राइबल्स को अगर हम बाहर निकाल देंगे तभी अल्टीमेटली हम इसके ऊपर कंट्रोल बना के रख सकते हैं, तभी सारे रिसोर्सेज अपने लिए यूज कर पाएंगे। तो इसलिए ये एक्ट एग्जिस्ट करता था। इसके अंदर सारे फॉरेस्ट के लिए ऑफेंसेस लिखे हुए हैं। अगर आप जंगल के अंदर जाते हो बिना परमिशन के, अगर आप वहां से लकड़ लेते हो या कोई और कोई भी कोई किसी जानवर को हार्म करते हो, वो सारे फाइन्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो हम कुछ माइनर पेनल्टीज, अभी आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट करंट अफेयर यही है कि हम पब्लिक नोटिस से बहुत सारी चीजें ना डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं जो अननेसेसरी आपके ट्राइबल्स को तंग करती हैं, जो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं उन्हें तंग कर रही है। और अल्टीमेटली है तो वो हमारे सिटीजन्स ही, इस कारण उन्हें फालतू में पुलिस तंग ना करे और ये कानून तंग ना करें, इस कारण हम ये कानून को अमेंड करने लगे, चेंज करने लगे। क्लियर है? कोई भी डाउट किसी भी चीज में? ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।